बच्चों, आज हम लोग ज्वालामुखी को जानेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है, ज्वालामुखी कहते किसे हैं, ये ज्वालामुखीयता क्या है, या फिर इसमें निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं करके आदि पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कारण कि वीडियो डालने में काफ़ी विलम्ब हुआ। फिर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग आगे चलें और इसको ज्वालामुखी को जानने से पहले ये जानें कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण ही ज्वालामुखी हो या भूकंप हो, ये स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं, ये घटनाएं जो घटित होती हैं, वो वजह होता है कि पृथ्वी में आंतरिक शक्तियां काम करती होती हैं। तो ये शक्तियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही आकस्मिक और काफ़ी तेज़ घटना घटने वाली होती हैं। तो ये जो पढ़ाई होती है वो दो तरह से होती है। यह ज्योग्राफी के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान होता है। तो भू आकृति विज्ञान में अगर ज्वालामुखी को हम लोग पढ़ते हैं तो ये क्या करता है कि पृथ्वी के सतह पर होने वाले परिवर्तन से जो एक संरचना तैयार होती है उसको बताता है, उसका अध्ययन किया जाता है। और यही चीज़ यदि पर्यावरण भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें प्राकृतिक आपदा के रूप में जानते हैं, कारण कि ज्वालामुखी से काफ़ी क्षति पहुंचती है, अपार क्षति होती है, इसलिए इसको आपदा के रूप में उसमें स्टडी किया जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वैसा, ये पृथ्वी की सतह पर वैसा छिद्र या दरार कहा जाए जिसके द्वारा ये सारे राख, लावा, चट्टान के टुकड़े, गैस, जलवाष्प, ये सब जब निष्कासित होते हैं बाहर की ओर तो इसको ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी का यहाँ पर फिगर जो दिखाई दे रहा है उसमें हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह जो है ये पूरा मैग्मा चेम्बर है, ये पूरा इलाका मैग्मा चेम्बर हो गया और इससे यह जो जा रहा है ऊपर की ओर ये नलिका हो गया, यानी कि मेन वेंट। मेन वेंट कहने का अर्थ यह कि प्राथमिक नलिका या मुख्य नलिका, और इसमें ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है इसी में से निकला हुआ ये हो जाता है सेकेंडरी वेंट, यानी कि द्वितीयक। और इसी तरह से ये इसके द्वारा जो ये निष्कासित हो रहा है इसमें जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो 60% से 90% तक होती है। और इसी के साथ साथ धुआं भी निकल रहा है। कई ये जो पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं इसको ज्वालामुखी बम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मैग्मा है धरती के भीतर जब तक रहता है, यानी आंतरिक भाग में जब तक रहता है तो उस खोले हुए भाग को मैग्मा कहा जाता है। और वही चीज़ जब नलिका के द्वारा ये बाहर हो जाता है तो उसी को कहा जाता है लावा। और ये राख हो गया और धुआं हो गया। ये जो नलिका है इसी को क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य नाम जो है वो क्रेटर है। जो ये नलिका है इसका जो मुख है उसको क्रेटर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये इसके लेयर्स हैं, परत है, लावा और राख का परत जो कि ऐसे बिछा हुआ है। तो यह जो चीज़ स्थिति आती है ज्वालामुखी की, उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है ये लावा बन करके बाहर निकल रहा है। लावा दो तरह का होता है। लावा कितने तरह का होता है? दो तरह का। इसको हम लोग समझ लिए पहले। ये नलिका हुआ, मुख्य नलिका, और जब मुंह पे गया यहाँ पर तो ये क्रेटर कहलाया, यहीं से अग्नि बाहर निकल रही है, ये क्रेटर हुआ। और इसी में से, इस मुख्य नलिका में से अगर कोई दूसरी नलिका बन जाती है तो उसको द्वितीयक नलिका कहा जाता है। और ये सब मटेरियल जो इससे निकल रहा है वो बाहर जब आच्छादित हो जाता है शंक्वाकार स्थिति में तो वही किसका ये रहता है भंडारण? लावा और ऐश का, यानी राख और लावा का। तो इस तरह चट्टान के टुकड़े भी होते हैं। तो इस तरह से आकृति जो बनती है वो कैसी होती है? तो लावा दो तरह का होता है। एक हो जाता है क्षारीय और दूसरा होता है अम्लीय। क्षारीय लावा जब होगा तब क्या होगा कि ये पतला होता है। कैसा होता है? पतला होता है। पतला जब होगा तो निश्चित है कि फैलाव लेगा, यानी ये फैलता है ढेर चौड़े भाग में, अत्यधिक इसका विस्तार होता है। कहने का अर्थ यह कि अत्यधिक विस्तार वाला होगा, यानी ये फैलेगा। और अम्लीय वाला क्या होता है कि ये गाढ़ा होता है। ये कैसा होता है? गाढ़ा।
लसलसा चिपचिपा गाढ़ा होता है, और यह जब गिरेगा तो ये फैलाव नहीं लेगा, ये वहीं पर जम जाएगा। जमने की स्थिति होगी तो वह क्या होगा कि थोड़े छोटे से जगह को, और इसका जो किनारी बनेगा वो खड़ा बनेगा। इसका किनारी कैसा बनेगा? खड़ा। और यह जो स्थिति आएगी, और मान लिया जाए अम्लीय यहाँ पर गिर रहा है और इसकी स्थिति क्या हुई कि यह खड़ा ढाल बनाया, और इसका आधार भी कैसा होता है? कम होता है। ये पतला वाला क्या करता है कि इससे पठार का निर्माण होता है, ज़्यादातर इससे पठार का निर्माण होता है। अगर पहाड़ बना भी तो उसका जो इलाका होता है वो चौड़ा बनता है, वो चौरस में रहता है, और ढाल जो होता है वो निम्न होता है, यानी वो खड़े ढाल का नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह एरिया तैयार होता है और वो खड़े ढाल का नहीं होता है, ये निम्न ढाल का होता है या पठार बनता है। इसका अत्यधिक विस्तार होता है, इसका कम विस्तार होता है। ये चौड़ाई में अधिक होता है, चौड़ा होता है, और ये ऊंचा होता है। ये कैसा होता है? ऊंचा। ये चौड़ा होगा, ये ऊंचा होगा। यानी क्षारीय गुण वाला अगर लावा है तो वो कैसा रहेगा? पतला रहेगा। अम्लीय गुण वाला अगर है तो वो गाढ़ा होगा। और पतला जब है तो निश्चित है कि कोई भी पतला चीज़ अगर डाल दिया जाए ज़मीन पे तो वो फैलेगा। अगर गाढ़ा चीज़ है तो वो फैलाव नहीं लेगा, उसका स्तर मोटा हो जाएगा। और यही कारण है कि इससे क्या होता है कि चौरस तरीके से वो ज्वालामुखी का जो शंकु होता है वो तैयार होता है, या फिर पठार का निर्माण होता है। ये अत्यधिक विस्तार वाला होता है और ये कम विस्तार वाला होता है। इसमें क्या होता है कि चौड़ाई अधिक होती है, इसमें ऊंचाई अधिक होती है। तो इस चीज़ को हम लोग समझे। और ये निम्न ढाल वाला होगा, निम्न ढाल वाला होगा, और ये कैसा होगा? खड़े ढाल वाला होगा। तो इस तरह से हम लोग लावा को भी जाने कि ये लावा दो तरह से होगा, और इस तरह की स्थिति हमें मिलेगी। आगे हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे कि कौन सा ज्वालामुखी जो होगा ये इसमें आएगा और क्षारीय में, और कौन सा ज्वालामुखी अम्लीय का अंश होगा। तो ये समझ लिए कि लावा दो तरह का होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये सारा जितना भी ये कंकड़ पत्थर, इसमें से चट्टान का टुकड़ा, ये सब भी तो निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आग ही निकलेगा, आग के साथ साथ धुआं भी होगा, जलवाष्प भी होगा, कुछ ज्वलखंड भी होंगे, टुकड़े भी होंगे, चट्टान के टुकड़े होंगे। तो इन सब का जो निकला हुआ अंश होता है, इसको पूरे को मिला करके कहा जाता है ज्वलखंडाश्मी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पायरोक्लास्टिक। तो ये ज्वलखंडाश्मी में, यानी कि अग्नि के साथ साथ जो चट्टानों के टुकड़े हैं उसको कहा जाता है ज्वलखंडाश्मी या पायरोक्लास्टिक। अब यह जब आ जाए क्वेश्चन कि पायरोक्लास्टिक का संबंध किससे है, तो निश्चित है कि ज्वालामुखी से है। तो इस तरह से हर बात पर आप लोग ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ें कि गैस जो निकलते हैं वो कौन कौन सी निकलती है। तो उसमें आपका आ जाता है CO2 आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, आर्गन हो गया। इस तरह से ये सारी गैसें जो हैं इससे ज्वालामुखी से निकलती हैं। याद होगा ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही हमारे वातावरण का भी निर्माण हुआ था। जब पहला हम लोग पृथ्वी का निर्माण पढ़ रहे थे उसमें हम लोग जान रखे हैं कि ज्वालामुखी किस तरह से हमारी पृथ्वी के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। तो ये गैसें यहाँ से निकलती हैं। तो इस तरह से इससे निकलने वाले पदार्थों को भी हम लोग जाने, जलवाष्प हो गया, गैस हो गया, और ये जो ज्वलखंडाश्मी हुआ वो सारा हो गया। ज्वालामुखी द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकला जिससे कि धरती में क्या हुआ, वो वातावरण का निर्माण हुआ, ये जल वाष्प ही था। जल वाष्प के कारण ही बादल बने और बारिश हुआ, और सारी संरचना जितनी भी आज हम धरती पर देखते हैं उसी के माध्यम से तैयार मिला। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये ज्वालामुखी के कारण कौन कौन से हैं। तो इसको मैं क्लीन कर दूं। ज्वालामुखी के कारण में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये ज्वालामुखी आता क्यों है। ज्वालामुखी के कारण, तो कारण में क्या हो जाएगा कि एक तो हम लोग जानते हैं भ्रंशन, यानी भ्रंश के कारण। भ्रंश हुआ होता है जैसे 3 तरह की प्लेटें हैं,
वो जब कभी कोई प्लेट नज़दीक आती है तो इसको कहा जाता है अभिसारी। इसको नाम क्या दिया जाता है? अभिसारी। और जब ये नज़दीक आएगी तो साधारण से नज़दीक नहीं आएगी। यहाँ पर क्या होता है कि जब दो प्लेटें आपस में नज़दीक पहुँचती हैं तो ये साधारण से इससे सटती नहीं है, ये एक दूसरे में टक्कर दे करके जो हल्की चट्टान रहेगी वो ऊपर हो जाती है और भारी चट्टान नीचे हो जाती है। और जैसे ऐसे होगा तो उसमें बहुत बड़ा भूकंप आता है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति आए कि उसमें दरार आ जाए, तो दरार जब आएगा तो मैग्मा से वहाँ पर छिद्र मिलेगा और ये ज्वालामुखी की स्थिति भी आ सकती है। अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेट में क्या होता है कि ये दोनों ही प्लेटें यहाँ से, ये वाली जगह से ये दोनों ही प्लेटें क्या होती हैं कि दूर होती हैं। जब दूर होंगी तो ऐसे में भी क्या होगा कि यहाँ पर एक भ्रंश तैयार होगा और यह स्थिति भी क्या करती है कि धरती को कमज़ोर बनाती है। जब धरती पर एक कमज़ोर हो गया, वो लाइन आ गया, तो निश्चित है कि यहाँ पर कमज़ोर हो गया। तो वैसी स्थिति में भी यह भूकंप या ज्वालामुखी दोनों ही यहाँ उत्पन्न हो सकता है। तीसरी स्थिति रहती है प्लेट की, वो एक दूसरे के समानांतर ऐसे होकर के एक दूसरे से स्थानांतरित होती है। ये इधर चली और ये इधर चली, तो इसको स्थानांतरित प्लेट भी कहा जाता है। तो किसी भी हाल में क्या हो रहा है कि धरती जो हो रही है वो यहाँ पर जहाँ पर जोड़ दिख रहा है उस एरिया में ये कमज़ोर पड़ रही है, और जहाँ भी धरती कमज़ोर पड़ती है वहाँ पर दरार बनता है या फिर छिद्र होता है तो ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से भ्रंश के कारण भी ज्वालामुखी होता है। कारण क्या है कि आंतरिक प्लेटों की संरचना जब पढ़ रहे थे पृथ्वी की, तो उसमें जान रखे हैं कि भूपर्पटी के नीचे क्या है कि भूपर्पटी के नीचे दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल पे क्या हो रहा है कि पूरा स्थल मंडल जो है वो उस पर तैर रहा है। तो वैसी स्थिति में ये जहाँ पर भ्रंशन होगा वहाँ पर निश्चित है कि वो कमज़ोर पाएगा और वहाँ से यह ज्वालामुखी के रूप में उद्गारित होता है। दूसरा कारण हो जाता है, ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण होता है तापमान में वृद्धि, धरती के भीतर तापमान में वृद्धि। तो तापमान में वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है? तो हम जानते हैं कि हर 32 मीटर नीचे खुदाई करने पर वो तापमान जो होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बढ़ जाता है। तो जब ये तापमान बढ़ जा रहा है, और दूसरा चीज़ यह जानते हैं कि जितने भी रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं वो भी क्या करते हैं, वो तापमान की वृद्धि में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। तो इस तरह से ये दो चीज़ें मिली। और तीसरा जो स्थिति है यह कि हम लोग जान चुके हैं कि जब हमारी धरती आदिकालिक रूप में थी, यानी सर्वप्रथम रूप में, तो उस समय भी ये आग का गोला थी, जो आग का गोला आज भी ठंडी नहीं हुई है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तापमान में वृद्धि में पहला हो गया हमारा कि हर 32 मीटर पर हमारा क्या हो रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है हमारा तापमान। तो वैसी स्थिति में ये रहा। दूसरी स्थिति ये रही कि रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ, उनकी वजह से भी तापमान वृद्धि करता है। तीसरा है आदिकालिक धरती, आदिकालिक हमारी धरती, जिसकी वजह से क्या रहा, आदिकालिक पृथ्वी। उस समय ये क्या थी, आग का गोला थी, और आज भी वो गर्मी पूर्णतः शांत नहीं है। तो तापमान में अधिकता जो है, या वृद्धि या अधिकता दे दिया जाए, या अधिकता, ये कहता है कि हमारा क्या हो रहा है, भीतर मैग्मा जो है वो पूर्णतया इन सब कारणों से तैयार हो रहा है और काफ़ी विस्फोट करने के लिए दम आतुर रहता है, और जहाँ कहीं भी दरार या छिद्र पाता है उसके रास्ते बाहर आ जाता है। तीसरी स्थिति होती है भूखंड का कमज़ोर होना। जहाँ पर भूखंड कमज़ोर होगा वहाँ पर भी क्या होगा, ज्वालामुखी का निश्चित है कि विस्फोट होगा ही होगा। चौथी स्थिति होती है पृथ्वी पर दबाव का कम होना। कुछ ऐसा भी खंड होता है जहाँ पर ऊपरी दबाव कम रहता है, तब तक नीचे का जो मैग्मा होता है वो ज़्यादा प्रस्फुटित होने को आतुर हो जाता है और उस एरिया में
वो विस्फोट करके ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ज्वालामुखी विस्फोट के कारण को जाना और इस तरह से हम लोग ज्वालामुखी के कारण को जान पाए। अगले वीडियो में बेटा हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी के प्रकार को, और ज्वालामुखी का प्रकार जो होगा वो कई तरहों से होता है। जैसे एक होता है कि उद्गार के आधार पर, दूसरा हो जाता है कि जो ज्वालामुखी तैयार हो रहा है उसकी आवृत्ति के आधार पर। तो इस तरह से, और एक आ जाता है कि हम लोग जानते हैं कि उद्गार के आधार पर दो तरह का बनता है। एक हो जाता है जो धरती के भीतर ही तैयार हो जाता है ठंडा होकर के वो सारा, और एक आता है धरती के ऊपर की आकृति। तो हम लोग दोनों ही आकृतियों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।